जितना पीछे इंसान जाएगा उतना ही पीछे झगड़ों का इतिहास है। अगर आप भारत के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं तो मान सकते हैं कि 1920s के आसपास से दिखता है। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने चाहिए। नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनके मन में था कि अगर भाषाई राज्य बनाएंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। पर जब पॉपुलर डिमांड इतनी ज़्यादा हुई, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, श्री पोट्टी श्री रामुलु नाम था। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने एक अनशन किया था 58 डेज का, कांग्रेसी आदमी थे। 52 में किया उन्होंने। 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तेलुगु भाषी समाज में उस समय जो आक्रोश हुआ इतना खतरनाक था कि उसके 3 दिन के अंदर सरकार ने अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश बनेगा, और 53 में बन गया आंध्र प्रदेश। अब जब एक स्टेट बनेगा तो बाकी भाषाओं वाले क्यों चुप बैठेंगे? बाकी सबने डिमांड की। 1953 में एक आयोग बना जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 95 में उसने रिपोर्ट दी और उसने ये कहा कि जिस इलाके में 70% लोग एक भाषा बोलते हैं उसको एक भाषाई राज्य बना देना चाहिए, पर जहां माइनॉरिटीज 30% से ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी 70 नहीं है एक भाषा वाले, उसको द्विभाषी राज्य बनाएंगे, 2 भाषाओं के लोग एक साथ रहेंगे। उसने सबकी डिमांड्स मान ली, केवल 2 नहीं मानी, एक बंबई और एक पंजाब। बंबई का मतलब क्या हुआ? उस समय जो बंबई था उसमें पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात शामिल था। बंबई शहर नहीं, बंबई राज्य था। आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात उसी का पार्ट था। पंजाब उस समय का मतलब पंजाब भी, हरियाणा भी, चंडीगढ़ भी। इन 2 को नहीं बनाया, बाकी सब लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1956 में बन गए। तो 56 के बाद से इन दोनों में आंदोलन शुरू हो गए। 1960 में महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ। 1966 में पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, चंडीगढ़ यूटी बना। उसके बाद से लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो, क्योंकि जहां जहां लैंग्वेज की डिमांड थी राज्य की, लगभग पूरी हो गई है। अब छोटी मोटी हैं, जैसे तुलु एक भाषा है कर्नाटक तमिलनाडु के इलाके में, वहाँ एक डिमांड है, और छोटी मोटी डिमांड्स हैं, लेकिन अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड्स तो नहीं है। बाकी झगड़े चलते रहते हैं कि बैंक में हिंदी बोलें, कन्नड़ बोलें, ऑटो वाला कह रहे कि हिंदी मत बोलो, मलयालम बोलो। ये सब तो, ये झगड़े पहले भी होते थे, पहले सोशल मीडिया नहीं था, हमें नहीं पता लगता था। मेरा अपना एक्सपीरियंस तमिलनाडु का 2-3 बड़े अच्छे हैं, एक खराब एक्सपीरियंस भी है। मैं चेन्नई रेलवे स्टेशन से एक ऑटो वाले से बात की हमने, तब मैं 18 साल का था, डीयू का स्टूडेंट था। घूमने गए थे हम लोग 3-4 दोस्त। ऑटो वाले से बात की, हमें महाबलीपुरम जाना है। महाबलीपुरम वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो ऑटो वाला बढ़िया से हिंदी में बात कर रहा था, हाँ हाँ चलेंगे, इतना पैसा लगेगा, सब कुछ, मतलब बढ़िया से हिंदी का मतलब टूटी फूटी, लेकिन समझ में आ रहा था। पैसे की बात भी हो गई, सब हो गया। हम बैठ गए ऑटो में, 3 दोस्त, एक में 3 दोस्त में थे। अब महाबलीपुरम जब पहुंचने वाले थे तब उसको हिंदी भूल गई। अब वो तमिल में गुस्से में कुछ बोलने लगा, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने कहा आप तो हिंदी जानते हो भाई साहब। वो ये भी नहीं समझ रहे थे। 5-6 लोगों को और बुला लिया उन्होंने, तो सब तमिल में बोल रहे थे, और चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है माहौल। कुल मिला के सार ये था कि जो किराया 50 रुपये था वो 100 हो गया था। 100 रुपये दे के बात छूटी। उस दिन हमें लगा थोड़ी तमिल आती है अगर तो बच जाते 50 रुपये, जान भी बच जाती। मैं जान तो खैर बची गई, लेकिन डर तो गए थे एक बार। तो ये झगड़े तब भी थे, पर तब सोशल मीडिया नहीं था, ना उसकी रिकॉर्डिंग की हमने। ऐसा मेरे साथ हुआ, कईयों के साथ होता होगा। एक दूसरी बार मैंने चेन्नई एयरपोर्ट से टैक्सी ली, कराईकल एक जगह है जो पौंडीचेरी का एक पार्ट बनाया जाता है तमिलनाडु के बीच में। 6 घंटे का रास्ता था। ड्राइवर और मैं, उस ड्राइवर को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, एक शब्द भी नहीं आता था, केवल तमिल। एकदम गांव का आदमी था, घोर तमिल। और मुझे हिंदी अंग्रेजी आती, तमिल बिल्कुल नहीं। तमिल मुझे केवल 2 शब्द आते हैं, कुडुमुल पेरियार, इसका मतलब है भगवान के नाम पर। कि जब आप फंस जाओ तो भगवान के नाम पर, ऐसा है ना। 2 शब्द मैंने याद कर लिए थे काम चलाने के लिए। पहली यात्रा में जब मैं तमिलनाडु पहली बार गया, मैं साउथ इंडिया बहुत गया हूँ, मुझे वहाँ की गलियाँ भी याद हैं तमिलनाडु वगैरह की। अब 6 घंटे का रास्ता, भाषा आती नहीं। वो भी परेशान कि इनको दिक्कत हो रही है। मैंने कई बार बात की, कुछ कन्वे नहीं हो रहा था। अंत में उसने म्यूजिक चलाया और हिंदी के गाने चला दिए। हिंदी के गाने चलते ही लगा जैसे मतलब खिड़की खुल गई। फिर मैंने कहा अमिताभ बच्चन, बोला हाँ रेखा रेखा रेखा, अमिताभ बच्चन रेखा। अब ये बात शुरू हो गई, और करते करते बड़ा सुहाना सफर बीता हमारा। काफ़ी बातें इशारों से हुई, फिल्मी गीतों पे खूब बातें हुई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे थोड़ी सी तमिल आती, उसे थोड़ी सी हिंदी आती, तो शायद और बढ़िया बात होती। तो झगड़े आजकल थोड़े कम हैं,
सोशल मीडिया उसको इन्फ्लेट करता है। तो जो दो बातें हैं, मार पिटाई का वीडियो आता है तो मेरा ख्याल है कि उस राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से राष्ट्रद्रोह जैसा केस बनना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि इससे नेशनल यूनिटी टूटती है, खंडित होती है। ये बहुत सीरियस मामला है भाई। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर किसी के साथ हमला हुआ है तो ये एक अच्छे राष्ट्र की निशानी नहीं है। इसमें बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं तो उसके पक्ष में हूँ। ज़रूरी हो तो अदालत को इसमें इंटरवीन भी करना चाहिए और स्टेप सुनिश्चित करना चाहिए कि लिया जाए। क्यों किसी व्यक्ति को एक भाषा नहीं आने की वजह से कहीं भी हिंसा झेलनी पड़े? भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कहे कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है, बात मत करो भाई। जैसे मैं पंजाब में जाऊँ, गाँव में चला गया, हिंदी बोल रहा हूँ, वहाँ का एक आदमी नाराज होकर बोल रहा कि मैं बात नहीं करूँगा आपसे, आपको हिंदी नहीं आती, ठीक है, उनकी उसकी मर्जी है, बात करे ना करे, पर मारने लगे, ये तो अधिकार नहीं है। तो ऐसे मामलों में हिंसा का कोई मामला है तो मेरे ख्याल से सरकार को, केंद्र सरकार को, जुडिशरी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। रही बात एक भाषा एक राष्ट्र या एक राष्ट्र एक भाषा, मेरे ख्याल से भारत पे ये अप्लाई नहीं होता है। दुनिया में देखिए जो देश हैं, कुछ हैं जो एक भाषा से बने हैं, बांग्लादेश है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, वो सब भाषा वाले राष्ट्र हैं। कुछ बने हैं एक धर्म की वजह से, जैसे पाकिस्तान बना था, है ना, और भी कई देश हैं जो एक धर्म की वजह से, जैसे तिब्बत है मान लीजिए, वेटिकन सिटी है, ये सब धर्म से बने हुए देश हैं। कुछ बनते हैं एक नस्ल की वजह से कि एक एरिया में एक खास समुदाय एक नस्ल का है। तो जैसे हम एज्यूम करें कि बर्मा और उसके आसपास के देशों में आप देखेंगे बर्मा में एक नस्ल भी आपको अलग दिखाई देगी। कुछ देश बनते हैं जो किसी एक एथनिक फीचर पे ना होकर के मल्टी एथनिसिटीज के देश होते हैं, जैसे अमेरिका है, भारत है, चाइना भी वैसा था, लेकिन चाइना ने कोशिश करके एक लैंग्वेज तो बनाई दी है, धर्म वहां पर अब नहीं के बराबर बचा है, तो वो धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री बन रहे हैं। तो भारत एक भाषा का देश मेरे ख्याल से कभी नहीं बन पाएगा, बनना भी नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। भारत में प्रासंगिक यही है कि सब लोग 3 भाषाएं जाने धीरे धीरे, और जो कोई गांव का आदमी है मान लीजिए, उसको खेती करनी है, उसे कहीं जाना ही नहीं बाहर, अंग्रेजी क्यों सीखे, या उसके लिए दूसरी भाषा भी क्यों ज़रूरी है? हाँ, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको आगे चल के ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, जिसको दुनिया में जाना है, अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि अंग्रेजी इस समय दुनिया की संपर्क भाषा है, हम चाहें या ना चाहें वो है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, कोई चाहे या ना चाहे वो है। तो जिसको भारत में रह के दुनिया घूमनी है, उसके लिए प्रैक्टिकल ये है कि उसको अपनी मातृभाषा, थोड़ी बहुत हिंदी और काम भर की अंग्रेजी आती हो तो दुनिया आसान है उसके लिए। और मैं इस विचार से एकदम सहमत नहीं हूँ कि एक राष्ट्र एक भाषा, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव समझ में आता है, एक राष्ट्र एक संविधान समझ में आता है, एक राष्ट्र एक झंडा समझ में आता है, लेकिन एक राष्ट्र एक भाषा भारत पे अप्लाई नहीं होता, भारत पे नहीं हो सकता है, हमेशा होता नहीं। अंबानी जी और अडानी जी में झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कभी भी कि संसाधन कम है। 2 अमीर देशों में झगड़ा क्यों होगा? संसाधन दोनों के पास बहुत हैं। रशिया के पास जमीन इतनी भर के है, तब भी यूक्रेन वाली चाहिए। तो संसाधन कम होना एक फैक्टर हो सकता है, अनिवार्य नहीं है। कभी कभी दोनों के पास संसाधन है, फीलिंग डिप्राइवेशन की नहीं है, रिलेटिव डिप्राइवेशन की है, इसकी तुलना में कम मिला। जो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, मतलब दिक्कत इसमें नहीं है कि मुझे कम मिले, दिक्कत इसमें है कि उसे ज़्यादा क्यों मिला। जो इंडिविजुअल्स पे है वही ग्रुप्स पे है, वही सोसाइटीज़ में लागू होता है। तो गरीबी एक कारण हो सकता है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। अमीर समाजों में भी झगड़े होते हैं और वहाँ भी रिलेटिव फीलिंग काम आती है, ठीक है। नहीं, क्योंकि आर्टिकल 343 से 351 का जो पार्ट है, आर्टिकल 343 और मेजर आर्टिकल्स 1 छोड़ के वो सारे केंद्र सरकार की भाषा नीति के बारे में ही है। संघ की राजभाषा हिंदी है, राज्यों के नहीं है। संघ मतलब सेंटर, फेडरेशन, यूनियन। राज्यों के मामले में नियम क्या है? हर राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, और 15 साल के लिए अंग्रेजी भी हो सकती थी। तो राज्यों के लिए क्या लिखा है कि आपकी राजभाषा 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो राजभाषा या राजभाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच कैन बी द लैंग्वेजेस फ्रॉम योर स्टेट, एंड हिंदी एंड इंग्लिश इफ एप्लीकेबल। तो हिंदी क्योंकि केंद्र की राजभाषा है, इसलिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदारी मिली है कि वो देश भर में उसको प्रचार प्रसार करे। इसलिए सर, सवालों का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो पूछना बहुत जरूरी है। वो ये है कि तकनीक पर आपकी बहुत पकड़ रहती है, आप विशेष अध्ययन पकड़ तो नहीं है, लेकिन अध्ययन करते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा जानते रहते हैं कि क्या आ गया, उसमें क्या अपडेट है।
तो क्या एआई के माध्यम से इस समस्या का समाधान आपको लगता है निकल सकता है? हाँ, निकल गया है दरअसल, अभी हमने प्रयोग करना शुरू नहीं किया है। केवल 2 एग्जाम्पल से समझ लें। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर ऐसे बन चुके हैं जो फ़ोन में इंस्टॉल भी हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं किसी इटालियन व्यक्ति से बात करना चाहूँ, उसे सिर्फ इटालियन आती है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, और जब मैं फ़ोन करूँ, मेरा फ़ोन मुझसे पूछे कि अपनी भाषा में बात करनी है या हमारी हेल्प चाहिए, मैं कहूँगी हेल्प चाहिए, और वो पूछे कि कौन सी भाषा से कौन सी भाषा, मैं कहूँगा मैं हिंदी बोलूँगा, सामने वाला इतालवी बोलेगा। ऑन हो गया, उसने अपने फ़ोन में इटालियन टू हिंदी क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, फ़ोन में बात चल रही है, मैं उससे पूछूंगा क्या हाल है, वो इटालियन में सुनेगा क्या हाल है, वो इटालियन में जवाब देगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, मैं हिंदी में सुनूंगा। ये हो चुका है। 2, 3, 4, 5 साल के बाद ये भारत के एक फ़ोन में होगा। फिर आपको तमिलनाडु जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये फ़ोन में है। तो आजकल ऐसे चश्मे भी आ रहे हैं, ऐसे हेडफोन्स भी आ रहे हैं। एक हेडफोन आपने लगा लिया है, एक हेडफोन सामने वाले ने लगा रखा है, एआई से कनेक्टेड है। आप जो बोल रहे हैं वो हेडफोन ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में बता रहा है। जैसे पार्लियामेंट में आप देखेंगे या विदेशी यात्राओं में जब पीएम जाते हैं तो 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, 2 लोग पीछे बैठे होते हैं और दोनों के कान में कुछ लगा होता है राष्ट्राध्यक्षों के। तो मोदी जी ने अगर हिंदी में कुछ कहा और पुतिन साहब ने रशियन में कहा, जो रशियन बोलेंगे तो जो रशियन टू हिंदी ट्रांसलेटर साथ में बैठा हुआ है वो उसको रशियन में बोलेगा और पीएम के कान में रशियन से हिंदी में ट्रांसलेट होकर आएगा। जो अभी ह्यूमन इंटरप्रेटर्स कर रहे हैं अब वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है। सॉफ्टवेयर से होते खर्चा बहुत कम हो गया, हर फोन में आ जाएगा। इसके आगे अगर जाना हो तो 15 साल बाद ये भी हो जाएगा। न्यूरालिंक अगर आप जानते हो, न्यूरालिंक और उनके जैसी कुछ और कंपनियां आजकल ह्यूमन बीइंग और मशीन के इंटरफेस के रूप में चिप्स बना रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग से दिमाग में लगेंगी। 2-3 ऐसे केसेस अभी हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अच्छा चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लकवा मार चुके, हाथ पैर नहीं हिलते, वो केवल अपने दिमाग से चेस खेल रहा है, सामने चेस की गोटियां मूव हो रही हैं, केवल सोच रहा है और वो न्यूरालिंक की चिप से ऐसा हो रहा है। अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन 15 साल में मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि हम सब चाहेंगे तो दिमाग में एक चिप लगवा लेंगे, जैसे पेन ड्राइव होल्डर नहीं होता वैसा लगवा लेंगे और वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे। और अगर मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, मैंने उसमें तमिल भाषा अपलोड कर ली, अब मुझे तमिल आती है, और तमिलनाडु से वापस आया तो मैंने तमिल को हटा दिया क्योंकि बैंडविड्थ थोड़ी ज़्यादा खर्च हो रही थी। जिस जिस देश गए वहाँ की भाषा मैंने अपलोड की दिमाग के अंदर, दिमाग में चली गई। जब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। 25 साल बाद ये भी हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग से ऐसी चिप्स बन जाएं, एक ही बार में सारी भाषाएं एंटर की, आपको सारी भाषाएं आती हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। तब तक के झगड़े हैं, झगड़ लीजिए। तकनीक के बारे में ऐसा है कि ये हो जाएगा, ऐसे मुझे कोई डाउट नहीं है, ये सब चीज़ें 15-20 साल में सच में हो जाएंगी। लेकिन तब कौन सी भाषा चले, अभी भाषा का झगड़ा है। मेरे ख्याल से 50 साल बाद झगड़ा ये रहेगा नहीं। 50 साल बाद नेशनलिज्म कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर अर्थिज्म आएगा, पृथ्वीवाद, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल में झगड़ा चल रहा है। तो प्लेनेटिज्म का इंतज़ार कीजिए, नेशनलिज्म शायद पुरानी चीज़ हो जाए। हम पृथ्वी के निवासी हैं, तुम चंद्रमा के हो, तुम्हें पीटेंगे हम, पृथ्वी की भाषा बोल वरना उतार देंगे स्पेस शटल से, फिर ये सब होगा। झगड़ा किए बिना हम रह नहीं सकते, हम झगड़ा करने के बहाने ढूंढते रहेंगे क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारण है, हमें झगड़ा चाहिए। एड्रेनलिन रश नहीं होता है बिना झगड़ा के, टेस्टोस्टेरोन संतुष्ट नहीं होता है, और प्यार भी चाहिए, ऑक्सीटोसिन भी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए प्यार और झगड़ा हमेशा चलेगा, कितने भी समाधान निकाल लीजिए, झगड़े की वजहें बदलती रहेंगी, झगड़े चलते रहेंगे।